देखो, लास्ट क्लास हम लोग क्या कर रहे थे बुआ? हमने ईएमएफ स्टार्ट, क्वेश्चन मेरे किए ख्याल। थे। हाँ हाँ, तो अभी लगता है ईएमएफ में हमने कुछ लिखाया नहीं था। तो जैसे नहीं। देखो बुआ, है ना, हाँ हम लोग समझेंगे डिटेल में। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर, हाँ हाँ, बोलो बुआ। क्वेश्चन का आंसर। हाँ वो कर लेंगे हम लोग, ठीक है, हम कर लेंगे उसका डिस्कस। पहले देखो, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे देखो इसको मोटा मोटी तौर पे जो होता है कि दिमाग में डायरेक्ट हम लोग कैसे सेट करेंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आप खाना पीना खाती है। टोटल एनर्जी जो भी, मतलब टोटल जो भी फूड लेती है वो फूड एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है बॉडी बॉडी में। तो सपोज जो है 100 जूल का एनर्जी जो है आपके बॉडी में बना, टोटल 100 जूल बना। इस 100 जूल में आउट ऑफ 100 जूल खुद जिंदा रहने के लिए मतलब आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, आपका हार्ट बीट होगा। तो खुद बॉडी जो है खुद अपना फंक्शन करता है ताकि इंसान जिंदा रह सके। उसके लिए जो है आपका बॉडी खुद एनर्जी कुछ कंज्यूम करता है। मान लो कि टोटल एनर्जी जो 100 जूल बना है, उसमें से मान लीजिए कि 30 जूल जो है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जैक्ट की कहानी नहीं होती है, 30 जूल जो है खुद बॉडी कंज्यूम कर लिया है। तो आपके पास कितना जूल एनर्जी बचा है? 70 जूल। इस 70 जूल से आप क्या करोगे? आप दौड़ोगे, आप हंसेगी, आप जो भी है खेलना कूदना पढ़ना लिखना यहाँ वहाँ जो भी मूवमेंट होगा, जितने भी वर्क डन होंगे ये 70 जूल से ही होंगे। ये 30 जूल क्या आपके काम के लिए आया? नहीं, ये 30 जूल जो है आपका बॉडी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। एक्सटर्नल वर्क डन के लिए ये 30 जूल का कोई काम नहीं है। सिमिलर फैशन में कोई भी बैटरी जो होता है, बैटरी में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। बैटरी में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सपोज ये 100 जूल का एनर्जी बनाया, ये 100 जूल जो होगा वो ईएमएफ कहलाएगा। 100 जूल में से अगर 30 जूल जो है ये खुद कंज्यूम कर गया, ठीक है, क्योंकि कोई भी बैटरी आइडियल नहीं है, सब में रेजिस्टेंस होता है, सब में एनर्जी डिसिपिएशन होगा, सब में कुछ इंटरनल वर्क होगा। तो खुद में कुछ काम करता है, उसमें एनर्जी कंजम्पशन होता है, बिना एनर्जी का कुछ नहीं होता है। तो उसमें 30 जूल खपत हो गया, बचा कितना? 70 जूल का जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया। ठीक है, तो टोटल जो होगा आपका वो ईएमएफ होगा, और टोटल एनर्जी का कुछ हिस्सा वेस्टेज चला जाता है। वेस्टेज जिसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। मिनिमाइज हम तब करेंगे जब हम, जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, हम ऐसा कंडक्टर बनाएंगे, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो रेजिस्टेंस फ्री हो, क्योंकि जहां भी रेजिस्टेंस होगा वहां पे हीटिंग इफेक्ट होगा, वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का डिसिपिएशन होगा। तो टोटल एनर्जी का कुछ हिस्सा वेस्टेज हो जाता है। जो टोटल एनर्जी जो क्रिएट करता है कोई सिस्टम, वो ईएमएफ कहलाता है। उसका कुछ हिस्सा वेस्टेज हो जाता है, जो वेस्टेज लॉस्ट पार्ट कहलाएगा। और जो रिमेनिंग हिस्सा है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, इसी को अब हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा थोड़ा सा कि एक्चुअल है क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर। ठीक। हाँ सर। लिख लेंगे, लिखेंगे ईएमएफ और सीट ऑफ ईएमएफ, सीट, एसईएटी, सीट ऑफ ईएमएफ इज द एजेंट, EMF or seat of EMF is the agent or cause, agent or cause which pushes positive charge towards positive terminal, which pushes positive charge towards positive terminal, or negative charge towards negative terminal, positive charge towards positive terminal or negative charge towards negative terminal, and
and create a potential difference in a cell, and create a potential difference in a cell, and it is the outer circuit, and it is the outer circuit it is नहीं लिखेगी, लिखेगी and in the outer circuit, it is नहीं होगा, and in the outer circuit current flow from higher to lower potential, and in the outer circuit current flow from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, full stop. So EMF is the couch, EMF is the couch, and the effect is potential difference, and the effect is potential difference, potential difference. नेक्स्ट लाइन लिखेंगे EMF और seat of EMF, EMF or seat of EMF is the couch, is the couch or agent, couch or agent which convert, couch or agent which convert chemical, mechanical, chemical, mechanical or some other form of energy, or some other form of energy into electrical energy, some other form of energy into electrical energy in a reversible fashion, electrical energy in a reversible fashion, reversible fashion, रिवर्सेबल फैशन, फुल स्टॉप. लिखेंगे मोटर कोमा जनरेटर, जनरेटर कोमा थर्मोकपल, THERMO, थर्मो COUPLE, थर्मोकपल. क्या बोले? मोटर, जनरेटर, थर्मोकपल, they are the seat of EMF, they are the seat of EMF, but heater is not the seat of EMF, but heater is not the seat of EMF, heater is not the seat of EMF because it is convert, because it convert electrical energy into heat energy, electrical energy into heat energy, and note the reverse process, NOT, not the reverse process, मतलब रिवर्स प्रोसेस में काम नहीं करता. समझा रहे हैं डिटेल में. नेक्स्ट लाइन लिखेंगे EMF or seat of EMF is defined as, EMF or seat of EMF is defined as the work done in pushing a unit positive charge, defined as the work done, defined as the work done in pushing a, work done in pushing a unit positive charge, pushing a unit positive charge from lower to higher potential, from lower TO to higher potential, lower to higher potential. लिख लेंगे एक लाइन, जैसे आप क्लास 10th में पढ़े होंगे या क्लास 11th 12th में भी, कि
वर्क डन इक्वल टू वोल्टेज अपॉन चार्ज होता है। सेम कहानी है। ये वोल्टेज का जगह अगर हम ईएमएफ लिखते हैं, सॉरी, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू, वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज के जगह अगर ईएमएफ लिखते हैं तो एक आ गया ईएमएफ जो है वो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज है। ठीक है। अगर आपका चार्ज का वैल्यू जो है वो कूलम का हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या है, ईएमएफ जो है डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। यानी ईएमएफ एक्चुअल में क्या है, वर्क है। ईएमएफ एक्चुअल में क्या है, वर्क है या वर्क है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिख लेंगे दैट इज दैट इज ईएमएफ इज द ईएमएफ इज द वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होता है बउआ। लिखेंगे दैट इज ईएमएफ इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्विंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। EMF is the energy required for revolving a unit positive charge in one complete loop. In one complete loop. In one complete loop. Last line लिखेंगे. The unit of EMF and potential difference is same. Unit of EMF and potential difference is same. Potential difference is same. लिखा गया यहां तक। तो देखो, हमने क्या बताया बउआ, हमने चर्चा किया कि ईएमएफ जो है या तो सीट ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ या सीट ऑफ ईएमएफ जो है वो क्या है बउआ, एक एजेंट है, एक काउच है, एक कारण है। जैसे हमने पीछे बैटरी के बारे में बताया और मैंने कहा कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा आपका इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल के बारे में पढ़ना है बउआ आपको। अगर आप एनसीईआरटी भी अगर आपको पढ़ने का है तो एनसीईआरटी में भी बहुत बेहतरीन लिखा है वो सब केमिस्ट्री के बुक में। बट ऐसे जैसे हमने स्टार्टिंग क्लास में बोला था चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग डे में कि देखो ये बैटरी है, बैटरी में आपका क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। मैंने बताया था कि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैंने ये कहा था कि जो ईएमएफ है, जो सीट ऑफ ईएमएफ है, उसमें क्या होता है बउआ कि जबरदस्ती मैंने कहा था, अगर मान लो कि जिंक सल्फेट है, Zn+2 है, SO4-2 है, सपोज ये पॉजिटिव है, तो हमने कहा था कि जिंक प्लस को जबरदस्ती जो है इसके ऊपर मिला करके डिपोजिट किया जाता है, और माइनस, अगर ये माइनस टर्मिनल है तो SO4- को यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी तौर पे, इसे केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ना, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना, बट एक मोटा मोटी तौर पे ऊपर ऊपर बता रहे हैं। तो वही कहा गया कि ईएमएफ या सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को कॉज करवाता है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज का हो जाएगा, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तब आउटर सर्किट में जब हम लोग क्या करेंगे, कोई डिवाइस लगाएंगे, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टेलीविजन हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इस टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा और यहाँ से करंट जाते हुए फिर यहाँ पे आएगा। फिर सेम काम हुआ, जो यहाँ पॉजिटिव पहुंचा उसको पकड़ कर करके इधर ला करके यहाँ चिपका देगा, यहाँ जो निगेटिव चार्ज पहुंचा यहाँ के निगेटिव को पकड़ कर करके यहाँ पहुंचा देगा। जब तक ये काम चलते रहता है तब तक बैटरी कहते हैं जिंदा है। जब ये काम खत्म हो जाता है बैटरी का कैपेबिलिटी, तो कहते हैं भाई बैटरी खत्म हो गया, इसे फेंको। ठीक है। तो प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेल सब आपके बुक में दिया हुआ, फ्यूल सेल केमिस्ट्री की बुक में जो भी है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से मतलब है बाबू। ठीक है। तो वही कहा, तो जो यहाँ सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया कि आपकी बॉडी की 100 जूल की कैपेबिलिटी है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो ईएमएफ कहलाया। खुद जिंदा रहने के लिए 30 जूल की एनर्जी आपका बॉडी जो है खुद कंज्यूम कर लेती है। तो आप कितना जूल की एनर्जी से आप एक्सटर्नल वर्क डन करोगी, जो एक्सटर्नल वर्क डन के लिए रहता है बउआ, वो जो है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बैटरी कुल कितना करता है वो ईएमएफ है। अब वह कुल चार्ज को इधर से इधर ले जाने में सब कुछ में फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं, इसमें भी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो यहाँ से यहाँ चार्ज को इधर से उधर करने में जो टोटल आपका एनर्जी कंज्यूम होता है
वो वेस्ट पार्ट चला गया बउआ, रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। सेकेंड वन इंपॉर्टेंट चीज मैंने, जैसे मैंने जनरेटर कहा, मोटर कहा, इस टाइप से कहा, या थर्मोकपल कहा, ठीक है। पहले आज से 7 8 साल पहले का आपके एनसीईआरटी में ही हुआ, आपको काफी डिटेल में पढ़ना था वो थर्मोकपल वाला, जिसमें आपका प्लेटियर इफेक्ट, सीरियक इफेक्ट, इस टाइप का पूरा पढ़ना था। उसमें ही कहा गया था कि देखा गया क्या, कि जैसे मान लो कि कॉपर है, ये वायर क्या है, कॉपर का है। मान लो कि ये आयरन का वायर है, तो हम एक जंक्शन को गर्म कर देते थे बउआ, एक जंक्शन को मान लीजिए ठंडा कर देते थे, पूरा एकदम आइस पे रख देते थे, एक को बहुत गर्म कर देते थे एकदम हॉट पूरा। तो देखते थे कि इसमें करंट फ्लो होने लगता था बउआ। अगर इसमें हम लोग आमीटर लगा देते थे तो आमीटर में रीडिंग आने लगता था। तो यही थर्मोकपल है, ठीक है। इसी में 3 4 टाइप का, एक प्लेटियर इफेक्ट, सीरियक इफेक्ट, ऐसा पढ़ना था, अब हटा दिया सिलेबस से। तो मतलब तो मैंने एग्जांपल वहीं से लिया है आपका, जिसमें आपका मोटर की बात की है मैंने, जनरेटर की बात की है मैंने, थर्मोकपल की बात की है। ये ईएमएफ का सोर्स कहलाने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि ईएमएफ का सोर्स कहलाने के लिए, या सीट ऑफ ईएमएफ कहलाने के लिए ये एसेंशियल कंडीशन है कि अगर वो केमिकल एनर्जी को या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो केमिकल में या मैकेनिकल एनर्जी में वापस वो कन्वर्ट कर सके। अगर ऐसा है उसमें कैपेबिलिटी, तभी हम लोग कहते हैं कि वो डिवाइस सोर्स ऑफ ईएमएफ है। तभी हम लोग क्या कहते हैं कि वो डिवाइस जो है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ है। अगर ऐसा कैपेबिलिटी नहीं है तो हम लोग उसे सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं कहेंगे, उसे हम लोग सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं कहेंगे। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ कहलाने के लिए ये एसेंशियल कंडीशन है, सोर्स ऑफ ईएमएफ कहलाने के लिए ये एसेंशियल कंडीशन है कि एनर्जी का कन्वर्जन जो है रिवर्सेबल फैशन में होना चाहिए। तो ये काम जनरेटर कर सकता है। जनरेटर अगर आपका मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल सकता है। थर्मोकपल में भी ये एबिलिटी है हुआ, ठीक है। प्लेटेड इफेक्ट, सीरियक इफेक्ट एक्चुअल में एक दूसरे का अपोजिट टाइप का है ना, तो ये कर सकता है बुआ। मोटर भी ये काम कर सकता है, लेकिन जो आप रूम हीटर को यूज करते हो, जो रूम हीटर यूज करते हो, रूम हीटर में ये कैपेबिलिटी नहीं है। रूम हीटर क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप चाहोगे हीट एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो संभव नहीं है। इसीलिए बहुत बार बहुत जगह पूछा गया है कि क्या हीटर जो है वो सीट ऑफ ईएमएफ या सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या कहला सकता है? नहीं, क्योंकि वो रिवर्सेबल फैशन में ये काम नहीं करता है। जब अगर इलेक्ट्रिकल हीट में कन्वर्ट करेगा ये डिसिपिएट हो जाता है, वो इन्वायरमेंट में खत्म हो जाएगा। लेकिन मोटर है, जनरेटर है, थर्मोकपल, ये सबके पास एबिलिटी है रिवर्स फैशन में। अगर हम चाहेंगे रिवर्स फैशन में काम करवाना, उसे करवा सकते हैं, ठीक है, उसे हम ले सकते हैं। तो ये एसेंशियल कंडीशन हो गया ईएमएफ और सोर्स ऑफ ईएमएफ कहलाने के लिए। बोलो, कोई डाउट है पूछ सकते हो यहाँ तक में? हाँ पारवी बोलिए, अनुष्का पूछिए, यहाँ तक में डाउट है पूछो। नहीं सर, ठीक। हम्म। देखो अब यहाँ के बाद हुआ, ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ के बाद। यहाँ के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो ये तो फिक्स है हुआ कि 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आएगा, ये 100% को पहले फिक्स है। अब आप कितने अच्छे से न्यूमेरिकल को हैंडल करती हो, कितने अच्छे से समझती हो, कितने अच्छे से सीखती हो, कितना अच्छे से प्रैक्टिस करती हो, इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप हर कुछ बताते जाएंगे और चैप्टर कवर करना आपका काम होगा। जैसे देखिए सर जी, हम लोग लेते हैं, ये हमने क्या किया, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लिया, ये हम ऐसे लिखे। हाँ, और ये हमने ये लिखा आर, ये हमने क्या लिखा, आर। आर का मतलब रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ई, ई मतलब क्या है, ईएमएफ हो गया। और अगर हम ऐसे आर लिखते हैं, अभी हर दिन तो हम बताएंगे नहीं, पहला क्लास है तो यहाँ एकदम हम रुक करके अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एकदम कवर कीजिएगा।
ई कोमा आर है, तो जब ये स्मॉल आर लिखा रहेगा, ये कैपिटल आर लिखा रहेगा, इसका मतलब स्मॉल आर इस टाइप का कहीं भी लिखा रहे, इसका मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है। ये क्या कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे कोई भी बैटरी है बउआ, बैटरी में चूंकि जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो भी आपका एनोड कैथोड रॉड है, या जो भी उसका लेयर है, उस सब में बउआ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। और जब रेजिस्टेंस होगा, तो जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा ही होगा। तो वही बउआ, वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी। तो इसीलिए या तो हम ई कोमा आर दिखाते हैं ऐसे करके, नहीं तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल के जगह पे, जैसे यहाँ पे हम ऐसा करके एक छोटा सा रजिस्टर बनाएंगे और यहाँ पे आर लिख देंगे ऐसे करके। तो आपको कैसे भी लिखा रह सकता है, ई कॉम आर बगल में लिखा रहेगा, ई जो है 12 वोल्ट का है, आर जो है 1 ओम का है, ऐसे करके। तो जब ई कॉम आर इस टाइप का लिखा है, ये खुद समझना है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको स्मॉल रेजिस्टेंस डायग्राम में दिखावे ही। ई कॉमा आर लिख देगा और आर का वैल्यू दे देगा। इसका मतलब आपको, अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो मान लीजिए आर का वैल्यू 1 ओम है, ठीक है, तो आपको डायग्राम में अगर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी है, तो आप ड्रॉ कर करके आप चाहे तो 1 ओम लिख सकते हैं, इस टाइप का 2 ओम या 0.5 ओम, जितना भी वैल्यू दिया रहेगा। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ई कॉमा आर का मतलब है, ई का मतलब ईएमएफ है, आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये कैपिटल आर का मतलब या तो बल्ब लगा है यहाँ पे, या तो पंखा लगा है, या टेलीविजन लगा है, या जो भी डिवाइस हुआ जो घर में यूज करते हो, वो डिवाइस की बात की जा रही है। बोलो को डाउट है सर्किट में, तो मतलब इस रिप्रेजेंटेशन में? नहीं सर। हम्म। अब सर्किट में हम चलते कैसे हैं, सर्किट में चलने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टेट में बताए थे, तो फिर से हम एक बार बता रहे हैं। और आपको सर जी उसके बाद इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे बनाने होंगे, ठीक है, तो हम बनाएंगे। उसके बाद आपसे सर जी हर एक क्वेश्चन में पूछेंगे कि कैसे चल रही है सर्किट में, आप लिख के बताइए। तो थोड़ा सा आंख नाक कान खोल करके देखिएगा, है ना, कि भाई इसमें हमने एक ही चीज बताया है कि जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा, और छोटा क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। हमने कहा है कि अगर एक ही को बैटरी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, करंट आपका निकलेगा, करंट होते हुए निगेटिव टर्मिनल में एंट्री कर जाएगा। हमने ऐसा करके बताया है। मान लेते हैं स्मॉल आर है, स्मॉल आर आपको समझने के लिए हम स्मॉल आर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, जिसका रेजिस्टेंस आर है। मान लेते हैं कि हम कहीं, आपको जहां इच्छा है वहां ले लीजिए एक कोई पॉइंट, जहां इच्छा है। मान लो कि हम एकदम यहाँ ना लेकर के एकदम उल्टा जगह यहाँ ले लिए, यहाँ ए ले लिए, ए पॉइंट। ए का पोटेंशियल को हमने क्या एज्यूम कर लिया, वी ए। पोटेंशियल ए क्या है, वी ए। वी ए पोटेंशियल पॉइंट ए पे है। अब हमने आपको बताया था कि जब हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे और हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, हम ऐसे से ऐसे चल रहे हैं बुआ, ऐसे चल रहे हैं ऐसे, आपकी मर्जी है तो ऐसे चलिए, कैसे भी चलेंगे आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, हम वी ए लिखे, यहाँ हमको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, तो ये क्या है, ये हाई पोटेंशियल इधर लो है, क्योंकि हम करंट करा, करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आ रहा, करंट ऐसे आ रहा, यहाँ से निकला करंट, यहाँ के एंट्री कर दिया निगेटिव में, पॉजिटिव से निकलता निगेटिव में एंट्री किया, ठीक है। तो हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, हाई से लो में मैंने बोला था निगेटिव देते हैं। हमने बोला था कि भाई छत से लोग टपकते हैं तो उनका चार पैर हाथ हो जाता है, क्योंकि हाई पोटेंशियल छत था, लो पोटेंशियल ग्राउंड है, ठीक है। तो हाई से लो में, हाँ ना लो हो गया, लो में से हाई माइनस को निगेटिव आ गया, इसलिए निगेटिव लेते हैं। तो हाई से लो में गए तो क्या होगा, करंट हमने आई जूम किया, आई आर माइनस आई आर। ये बैटरी है, बोले है कि बैटरी में क्या है, बैटरी का मास्टर होता है, बैटरी कमांड होता है। तो बैटरी वाले में हाई लो, लो हाई नहीं देखेंगे, ठीक है, सिंपल है, निगेटिव है पॉजिटिव है, लो से हाई पे है, यानी पॉजिटिव हो गया ये। फिर यहाँ से आगे बढ़े, ऐसे ऐसे बढ़े, फिर क्या, हाई से लो में आ रहे हैं, हाई से लो में, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो है इधर, क्योंकि करंट जो है हाई से लो की तरफ जाता है, माइनस आई आर, हाई से लो में माइनस आई आर।
यहाँ जाते जाते कहाँ पहुंच गए, VA पे पहुंच गए। VA, VA से VA क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, क्या हो गया, E इधर पॉजिटिव है, रहने देंगे। इधर जाके IR प्लस IR, इधर दोनों निगेटिव था, इधर जाके दोनों पॉजिटिव हो गया। E इक्वल टू क्या हो गया, I, चाहे तो हम R+R ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, I इक्वल टू E/R+R, चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, कुछ भी तकलीफ है सर, ये पूछ लीजिए। कुछ भी तकलीफ आप पूछ लीजिए। नहीं सर। ठीक है, ये समझ में आ गया चीजें। तो हम किसी भी सर्किट में करंट का क्या वैल्यू होता है, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। कहीं भी करंट निकालना होता है, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। इसमें हम एगो सोर्स ऑफ EMF लगाए हैं। इसी चैप्टर में पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ना होगा, इसके अलावा दूसरे कोई चैप्टर में कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको करंट निकालने के लिए नहीं पढ़ना होगा। इसी सर्किट में आपको किरचॉफ लॉ को खूब अच्छे ढंग से कमांड करना होगा। और ये 100 ने 1000% गारंटी है कि ये क्वेश्चन दुनिया के हर कॉम्पिटिशन में मिलते हैं, और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी 100% है, एगो सर्किट में चलने के लिए क्वेश्चन आएगा। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास का 3-4 क्लास हो चुका है चैप्टर का, 3-4 क्लास में आपने प्रीवियस ईयर बोर्ड का अपने राइटिंग में एक कॉपी में आपने कितना क्वेश्चन वहां तक में लिखी है, क्या डेट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कभी आया था किसी साल, 5-7 साल 8 साल में अंदर में, क्या डेट वेलोसिटी करंट डेंसिटी सब पे आया था, क्या टाइम ऑफ एक्सेशन का लेसन में कुछ आया था, क्या ऑन फ्लो के ग्राफ पे कुछ आया था, क्या अगर वहां तक पढ़ाई लिखी है तो क्या आपने 4-5 क्वेश्चन भी अभी तक लिखने का ट्राई किए कि नहीं, वो आपका हुआ, आप कितने सजग है आप पे डिपेंड करता है। एकदम फ्रैंकली बोल रहे हैं बात को। चैप्टर तो हम टाइम के साथ निकालते चले जाएंगे, जो भी है ठीक है, तो आपने ये चीज समझ में आ गया। इसी को थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे हमने कहा कि देखो भाई, ये जो है आपका सोर्स ऑफ EMF हो गया। मान लेते हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, जिसे स्मॉल r लिखते हैं। आपने बल्ब लगाई, पंखा लगाई, टीवी लगाई, जो भी कुछ लगाई, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस भी हो सकता है। हम यहाँ भी स्टार्टिंग है तो हम सिंगल रेजिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा निकलता है, निगेटिव टर्मिनल में आके हमेशा एंट्री करता है। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पॉइंट ए लिए, यहाँ के पोटेंशियल को भी ये लिखा। करंट क्या है, करंट का वैल्यू हमने IA जूम किया है, तो VA यहाँ हाई से लो में जा रहे हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस, तो -IR हो जाएगा। बैटरी लॉस हाई जा रहे हैं, तो +E हो जाएगा। फिर स्मॉल में यहाँ से आते हुए यहाँ से गुजरे, हाई से लो पे जा रहे हैं, -IR इक्वल टू VA, VA कैंसिल हुआ, E का वैल्यू क्या हुआ, E इक्वल टू I, हाँ IR, माइनस से प्लस हो गया, +IR। इसी E को हम लोग क्या कहे, यही जो हमारा E जो है क्या कहलाएगा, ये EMF कहलाएगा। ये E क्या है, ये मेरा EMF कहला रहा है, EMF कहला रहा है। IR जो क्या है, ये IR, ये मेरा वोल्टेज लॉस्ट हो गया, जो हमने कहा VOLTAG, वोल्टेज लॉस्ट। और I इंटू कैपिटल R क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो हम इसको चाहें तो एक सर एक स्मार्ट, मिनट मिटाइएगा नहीं। हाँ मिटा नहीं रहे हैं। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट इसको कैसे लिख सकता है, एक स्मार्ट स्टूडेंट इसको E लिख देगा, E इक्वल टू जो वोल्टेज लॉस्ट हुआ है उसको तो ऐसे ही लिखेगा, इसका कोई अलग नाम नहीं है IR। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से लिखते हैं, कैपिटल V, तो E इक्वल टू IR प्लस V हो गया। तो चाहो तो ये आप ऐसे V इक्वल टू E-IR लिख सकते हो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर क्लास 12th एग्जाम एंड फॉर मेडिकल एग्जाम, नीट एग्जाम। हम लोग जब एग्जाम देते थे, ये मेडिकल का हमने एग्जाम दिया था, क्योंकि मेरा मैथ और बायो दोनों था क्लास 12th में। तो उस साल में भी बहुआ, और मल्टीपल ईयर्स मैंने देखा कि खास करके यहाँ से निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी और आपके मेडिकल के एग्जाम में भी। ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया कि आपका बॉडी 100 जूल की एनर्जी बनाया, 100 जूल में 30 जूल एनर्जी आपका बॉडी खुद खा गया, बचा 70 जूल। 70 जूल जो है पोटेंशियल डिफरेंस का लाया, 100 जूल EMF का लाया, 30 जूल वोल्टेज लॉस का लाया। ठीक है, तो ये आपको हर हाल में एकदम पूरा एकदम रटा हुआ होना चाहिए चीजें।
ठीक है सर, हो गया। हो गया। हम्म। तो मान लीजिए पहले जो हम करंट का वैल्यू लिखे थे, ऊपर करंट का वैल्यू हम क्या लिखे थे इसके जस्ट पहले डायग्राम में? E बाय रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, ई अपॉन आर प्लस आर, उसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ई माइनस आई आर है, आई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आई की जगह लिख देंगे ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं सर जी, थोड़ा सा सीरियसली देखिएगा, और इस पे क्वेश्चन दुनिया भर के आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये हो गया। अब हम केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में लिखेंगे इफ कैपिटल आर इक्वल टू इनफाइनाइट। आर इनफाइनाइट का क्या मतलब है, अगर कोई पूछे आपसे कि आर इनफाइनाइट का क्या मतलब है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, तो क्या जवाब दे सकती है? रेजिस्टेंस मतलब डिफाइंड नहीं है कि कितना लग रहा है, कितना रेजिस्टेंस रोक रहा है, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफाइंड नहीं। हाँ, तो आर इनफाइनाइट का मतलब बहुत 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 लार्ज रेजिस्टेंस है, बहुत बहुत लार्ज हाँ। रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ सर जी कि ये बैटरी है, बैटरी से आपने ऐसे वायर ली है, और ये दूसरा वायर है। मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन में जब नहीं दिया रहेगा तब तो चलो नेगलेक्ट करके चला, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हमें ड्रॉ करना ही होगा। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या है बउआ, यही है, टूटा हुआ तार है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या है, तार टूटा हुआ है, तार टूटा हुआ मतलब ये ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट हो गया। ये क्या हो गया, ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब यही हुआ, ये टूटा हुआ तार है। अब देखो कितना बार बोल दिए, 4 से 5 बार बोल दिए, टूटा हुआ तार है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब मच मच रेजिस्टेंस है, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता। तो चलो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। इसका टेक्निकल नाम क्या देंगे, तो अभी जस्ट हम इसका टेक्निकल नाम देंगे। तो हमने आर का वैल्यू इनफाइनाइट रखा है, तो यहाँ से आई जो हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू क्या था हमारा बउआ इक्वेशन फर्स्ट में, ई अपॉन आर प्लस आर, आर प्लस यही आर। वाला वैल्यू है, ई अपॉन आर प्लस आर। हाँ, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इनफाइनाइट है, तो ई अपॉन इनफाइनाइट, कैपिटल आर की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट प्लस स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे इनफाइनाइट होगा। इसमें बउआ आवाज ढीला क्या करना है, एकदम बाई कॉन्फिडेंटली कि इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो ई अपन इनफाइनाइट, ई अपन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा बाबू, जीरो। जीरो होगा। किसी भी नंबर में अगर हम इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं जीरो होगा। इसका मतलब करंट क्या हो गया, अगर हमारा आर का वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का फिजिकल मीनिंग है वेरी 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 हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे एयर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कह सकते हैं नॉर्मल डे में बउआ, क्योंकि एयर में हमें करंट नहीं लगता, हम कह सकते हैं वेरी हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या हो गया, आई जीरो हो गया। आई जीरो हो गया मतलब आई आर, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में ही लिखा हुआ है बाबा, भी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये आई ही है, ई अपॉन आर प्लस आर। तो इसका मतलब आई जीरो हो गया, तो आई इंटू आर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आई जीरो है, तो आई आर का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या बचा बउआ, भी इक्वल टू ई हो गया। इसका मतलब भी इक्वल टू ई कब हुआ, जब अगर आपका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम हो जाए। गौर से देखिएगा, मल्टीपल टाइम्स स्कूल के एग्जाम में पूछा है, आप 10 साल का क्वेश्चन उठाओ, कम से कम 4 से 5 बार जरूर मिलेगा। ये 3 केस में जो भी हम केस बता रहे हैं, तो भी इक्वल टू ई हो गया। इसका मतलब एकदम साफ सुथरे वर्ड में कहा गया, साफ सुथरे वर्ड में आपको कहा गया कि जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, ठीक है, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, उस कंडीशन में जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। और ऐसे कंडीशन को, ठीक है, ऐसे कंडीशन को सच टाइप ऑफ सर्किट, सच टाइप ऑफ सर्किट, ठीक है, सच टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ओपन सर्किट।
ठीक है, तो ओपन सर्किट आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओपन सर्किट का मतलब है जैसे आप स्विच को ऑफ कर रखती हो, इसका मतलब क्या है बउआ? स्विच जब ऑन करती हो तो दोनों वायर कनेक्टेड हो जाते हैं। जो बाहर से आ रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो बाहर से आपका है, और जो अंदर वाला बल्ब से जुड़ा हुआ है, दोनों सट जाता है। जब ऑन करते हैं तो करंट फ्लो हो गया। वही ऑफ किए रहते हैं मतलब दोनों तार टूटा हुआ है, दोनों सटा हुआ नहीं है, मतलब इनफाइनाइट पोटेंस ये है, रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ओपन सर्किट है। स्विच ऑफ का मतलब क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट में यही चीज है। ओपन सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई है, उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा। उस कंडीशन में जो ईएमएफ है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल होगा, ऐसे कंडीशन को हम ओपन सर्किट कहते हैं। कुछ डाउट है पूछेंगे? नहीं सर। ठीक है। केस सेकंड लिखेंगे। इफ आर इक्वल टू जीरो, अगर आर जीरो है इसका मतलब क्या हो गया? तो अगर आर जीरो है तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। आर जीरो है तो इफ आर इक्वल टू जीरो, करंट का वैल्यू यही है, ई अपॉन आर प्लस आर है। तो बउआ आर की जगह जीरो रखेंगे, जीरो प्लस आर, तो ये क्या बचेगा? ई अपॉन आर होगा। ई अपॉन आर का मतलब एक्सटर्नल तो हो गया, आर को तो हम हटा नहीं सकते हैं बउआ। आर तो क्या है, जैसे नहीं कहता कि कोई कोई गुण बाय बर्थ होता है, जन्मजात कोई गुण होता है। जैसे मेटल कहते हैं कि मेटल जो है बाय बर्थ इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो जन्मजात उसमें इलेक्ट्रॉन की देने की, कभी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं किसी से वो मेटल। वैसे ही आर को तो रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इस सिचुएशन में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। वो सिचुएशन में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा ई अपॉन आर। वो मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा? ई अपॉन आर होगा। ठीक है, आई मैक्सिमम होगा। उस कंडीशन में बउआ अगर आप वोल्टेज लॉस्ट की बात कर रही है, जो वोल्टेज लॉस्ट आपका क्या था, उस कंडीशन में वोल्टेज लॉस्ट की अगर बात करेंगे तो वोल्टेज लॉस्ट आई आर होता है। आई का वैल्यू क्या आया? जब जब कैपिटल आर जीरो था तो आई का वैल्यू ई अपॉन आर आया। ई अपॉन आर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हुआ, वोल्टेज लॉस्ट क्या हुआ बउआ? ई हो गया। वोल्टेज लॉस किसके बराबर हो गया? ई के बराबर। तो वो क्या होता है? वी इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। ई की जगह ई लिखेंगे माइनस आई आर, वोल्टेज लॉस इसका वैल्यू क्या होगा? ई हो गया। तो वी इक्वल टू क्या हुआ? जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडीशन में क्या हो गया? जीरो हो गया। सब सर्किट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। सब सब सर्किट इज कॉल्ड इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो एक आपका ओपन सर्किट, एक आपका शॉर्ट सर्किट, ये दो केस हर हाल में आपको आज के बाद हुआ एकदम होना चाहिए कमान कि भाई देखो ना, ये शॉर्ट सर्किट है। ये इसका फिजिकल मीनिंग क्या है भाई? टूटा हुआ तार है, स्विच ऑफ है, मतलब ओपन सर्किट है। शॉर्ट सर्किट मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं। लिखिए इसको पहले।